हेलो बच्चों, हम हाजिर हैं फिर से एक बार आपके सामने एक नए चैप्टर के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। तो इस बार हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2, दैट इज एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स। चैप्टर 1 के बारे में हमने अच्छे से स्टडी की, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आज हम लोग इंट्रोडक्शन के बारे में देखेंगे कि एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स हमारे डेली लाइफ में हम कहां पे देखते हैं एंड व्हाट ऑल द टेस्ट, हम उनको कैसे पहचाने, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो पहले हम एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स के बारे में समझे बच्चों। In our daily life, we come across many such examples. जैसे we go to a cafe or a restaurant or a stall to eat some Chinese. So the man puts the vinegar in it, that is acid. ओके आप जब खाना ज्यादा खा लेते हो, जब ओवर ईट करते हो, तो उस समय हमें पेन और इरिटेशन होती है, दैट इज एसिडिटी। ठीक है, आपकी सोप जो होती है वो बेसिक नेचर की होती है, आप जो टूथपेस्ट करते हो वो बेसिक नेचर का होता है। ये सारी चीजें हम एसिड और बेस से घिरे हुए हैं, हमारे आसपास ये बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, तो ये कुछ डेली लाइफ एग्जांपल्स हैं, आप यहां देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे पहला एग्जांपल है हमारा, मेनी फ्रूट्स कंटेन्स एसिड दैट टेस्ट सोर। हम देखते हैं कि साइट्रस फ्रूट्स जो होते हैं, हमें डॉक्टर बोलता है कि आप साइट्रस फ्रूट ले लीजिए, हेल्थ के लिए अच्छा होता है। तो मेनी सच फ्रूट्स विच आर सोर इन टेस्ट, दे कंटेन एसिड देन इट। उनके अंदर क्या होता है? एसिड होता है। ठीक है, नेक्स्ट, when we overeat the stomach cause pain and irritation, that is acidity। ठीक है, जब हम ज्यादा खा लेते हैं, जैसे किसी पार्टी वगैरह में हम जाते हैं, हमें कुछ ज्यादा अच्छा लगता है और हम उसको अच्छे से दबा के खा लेते हैं, उसके बाद थोड़े समय बाद we feel some pain and irritation। ओके, तो फिर हमें हमारे घर में जो देसी नुस्खे होते हैं, मम्मी क्या देती हैं, आपको सोडा पानी में घोल के दे देती हैं, या फिर हमें बोला जाता है नींबू पानी वगैरह लो, या फिर डॉक्टर के पास जाके हम क्या लेते हैं? एंटासिड लेते हैं। ओके, और या फिर हम छोटा सा एक सैशे होता है इनो का, वो लेते हैं और हमें थोड़ी देर के बाद रिलैक्स फील होने लगता है। तो क्या चीजें होती है इसके बारे में और डिस्कस करेंगे, बट ये एक एग्जांपल है जिसमें हम लोग एसिड और बेस से रूबरू होते हैं इन आवर डेली लाइफ। ओके, थर्ड एग्जांपल इज सम फ्लावर्स विच शो डिफरेंट कलर इन डिफरेंट सॉइल। जैसे सॉइल की पीएच या सॉइल की सैलिनिटी, एसिडिटी, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी प्लांट के लिए। तो सम फ्लावर शोज डिफरेंट कलर्स इन डिफरेंट सॉइल्स। जैसे हाइड्रेंजिया नाम का एक फ्लावर है जो कि पिंक कलर शो करता है अल्कलाइन सॉइल में। नाउ व्हाट इज अल्कलाइन, इसके बारे में हम बेसिस में अच्छे से स्टडी करेंगे और डिस्कस करेंगे। अल्कलाइन क्या होता है? द वाटर डिसॉल्व बेसिस। ऐसे बेस जो वाटर में डिसॉल्व होते हैं उन्हें हम अल्कली कहते हैं, अल्कलीज कहते हैं। एंड द सॉइल विच कंटेन दिस बेसिस, वाटर डिसॉल्व, वाटर सॉल्युबल बेसिस इज अल्कलाइन सॉइल। तो ऐसी सॉइल जिसका बेसिक नेचर है, उसमें ये हाइड्रेंजिया नाम का फ्लावर कौन सा कलर देगा? पिंक कलर देगा। और ब्लू कलर किस में देगा? एसिडिक सॉइल में। ठीक है, सेकंड इज पेटूनियास नाम का एक फ्लावर है, आप गूगल कर सकते हैं, जो वॉयलेट कलर देता है किसमें? अल्कलाइन मीडियम में, दैट इज बेसिक मीडियम में, एंड इट टर्न्स रेडिश पर्पल इन एसिडिक सॉइल। तो देखो बच्चों, सॉइल के अंदर जब एसिड या बेस का कंटेंट कम या ज्यादा होता है तो फ्लावर के ऊपर कितना असर पड़ता है। ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारे डेली लाइफ में जिनको हम लोग एसिड और बेस से डील करते हैं। चलिए अब हम पहचाने कैसे कि कोई सॉल्यूशन एसिड है या बेस। जैसे आप अगर किसी एसिड को लोगे तो वो भी कलरलेस होता है, जैसे किसी बेस को लोगे वो भी समटाइम्स कलरलेस होता है। तो कैसे पहचाने कोई एसिड है या बेस है? तो देयर आर सर्टेन indicators which indicates and which tells about that whether this solution is acidic or basic। ठीक है, तो we have list of all these indicators। आप कुछ के बारे में जानते हैं, कुछ के बारे में नहीं जानते, ऐसे बहुत सारे और भी इंडिकेटर्स हैं, जैसे टर्मरिक हो गया, अनियन हो गया। तो इनके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे, जो हमारे काम की चीजें हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए इंडिकेटर्स की लिस्ट है आपके पास। तो सबसे पहला इंडिकेटर है रेड लिटमस। अच्छा, पहले मुझे बताइए लिटमस जो होता है वो कहां से मिलता है? ये हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में। ठीक है, एक
पौधा होता है, एक प्लांट होता है जिसको हम कहते हैं लाइकेन, ठीक है। लाइकेन जो होता है उससे हम लोग इसको बनाते हैं लिटमस सॉल्यूशन, और लिटमस सॉल्यूशन को जब हम पेपर पे बना देते हैं, पेपर में उसको ले लेते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, लिटमस पेपर कहते हैं। तो रेड लिटमस सबसे पहला इंडिकेटर है। तो इसमें देखिए आपको बुरी आसानी से ये टेबल समझ में आ जाएगी। ये हमारे काम की चीजें, कभी कभी मल्टीपल चॉइस में ये पूछ ली जाती है, तो इसको बड़े ध्यान से देखिए। रेड लिटमस का ओरिजिनल कलर होता है रेड। एसिड में ये कोई चेंज नहीं दिखाता, मतलब एसिड में अगर आप रेड लिटमस को पुट करोगे इट विल शो नो चेंज, बट इट टर्न्स बेस टू ब्लू, मतलब रेड लिटमस का कलर बेस में क्या हो जाएगा, ब्लू कलर हो जाएगा। या फिर अगर लिटमस पेपर आपके पास है, उसको बेस में जैसे ही डिप करोगे तो रेड लिटमस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू लिटमस में। समझ में आ गया। नेक्स्ट, ब्लू लिटमस, इसका ओरिजिनल कलर ब्लू होता है, और एसिड में ये क्या करता है, एसिड को ये रेड टर्न कर देता है, ठीक है। इसके बारे में आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा। और बेस क्या करते हैं, बेस में इनका कोई चेंज नहीं होता, बेस में ये अनचेंज रहते हैं। नेक्स्ट इज फिनोफ्थिलीन। फिनोफ्थिलीन एक्चुअली कलरलेस होता है, ठीक है। फिनोफ्थिलीन कलरलेस होता है सॉल्यूशन, जैसे आप उसको एसिड में डालते हो the solution still remain colorless, okay, but आप जैसे ही उसको बेस में डालोगे the solution turns pink, जैसे ही उसका कलर पिंक हो जाएगा इट शोज दैट इट इज बेस। अगर वो कोई कलर शो नहीं कर रहा है, कलरलेस ही रहा, तो आप क्या समझेंगे, इट इज एसिड, ओके। नाउ लास्ट वन इज मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज का ओरिजिनल कलर होता है ऑरेंज। ये एसिड में क्या शो करता है, रेड कलर शो करता है, एंड बेस में क्या कलर करता है, क्या शो करता है, येलो कलर, ठीक है। तो अगर आपको डेफिनेशन आए कि व्हाट आर इंडिकेटर्स, तो आप क्या बताओगे, इंडिकेटर्स आर द केमिकल व्हिच टेल्स अस अबाउट वेदर द सॉल्यूशन इज एसिड और अ बेस। क्लियर है। अच्छा, कभी कभी नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में पूछ लिया जाता है, तो नेचुरल इंडिकेटर्स कौन से होते हैं, द इंडिकेटर्स व्हिच वी गेट फ्रॉम नेचर। बहुत सारी लिस्ट है उनकी, बट हमें उतना ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक और इंडिकेटर होता है जिसको हम कहते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर इट शोज डिफरेंट कलर्स, ठीक है। जैसे यूनिवर्सल इंडिकेटर की बात करें तो यूनिवर्सल इंडिकेटर में बहुत सारे कलर्स होते हैं, और वो कलर्स क्या होते हैं इस तरीके से। जैसे विबज्योर हमारा जो कलर होता है, we have these 7 colors with us, so if we go this way, मतलब अगर आपका सॉल्यूशन या तो येलो हुआ या ऑरेंज हुआ या रेड हुआ, तो वो क्या होगा, एसिडिक होगा। क्या होगा, एसिडिक इन नेचर। और अगर ब्लू, इंडिगो, वॉयलेट हुआ तो ये किस नेचर का होगा, आपका बेसिक नेचर का। और अगर ग्रीन कलर हुआ इट शोज इट इज न्यूट्रल इन नेचर। समझ में आया। तो ये यूनिवर्सल इंडिकेटर, यूनिवर्सल इंडिकेटर्स बहुत सारे इंडिकेटर्स को मिलके बनाया जाता है। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर्स इतने सारे कलर्स शो करता है, ओके। तो अगर ग्रीन आया तो आप क्या बोलोगे, इट इज न्यूट्रल इन नेचर। अगर येलो, ऑरेंज या रेड आया तो आप क्या बोलोगे, इट इज एसिडिक इन नेचर। या फिर ब्लू, इंडिगो, वोलेट आए तो आप बोलोगे इट इज बेसिक इन नेचर। चलिए, अब हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, एसिड के बारे में पढ़ेंगे, एसिड की प्रॉपर्टीज, एसिड की प्रिपरेशन, फिर इसके बाद बेस को डिस्कस करेंगे, एंड देन विल कम टू सॉल्ट, ओके। चलिए, तो अब हम एसिड के बारे में पढ़ेंगे कि एसिड क्या होते हैं, उनकी प्रिपरेशन कैसे होती है, और किस टाइप के एसिड होते हैं, कितने टाइप के वो एसिड होते हैं। चलिए, एसिड क्या होता है, आपने बहुत सारी डेफिनेशन पढ़ी होगी बचपन में कि द substances which are sour in taste, जो टेस्ट में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, सौर होते हैं, उनको एसिड कहते हैं। तो क्या ये डेफिनेशन पूरी वैलिड है? नहीं। आप ऑर्गेनिक एसिड को ठीक है आपने कंज्यूम कर लिया, आपको कुछ नहीं हुआ, फ्रूट्स में जो एसिड है आपने कंज्यूम कर लिया, कुछ नहीं हुआ, बट आप मिनरल एसिड को इवन हाथ पे भी टच नहीं कर सकते, दे आर हाईली कोरोसिव इन नेचर, ठीक है। तो ये जो डेफिनेशन है वो सफिशिएंट नहीं होती। तो एसिड की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, एसिड होते क्या है, हम उसको समझे। तो
एसिड क्या होते हैं बेटा कि विच द केमिकल विच furnishes H positive as only positive ion in aqueous solution। ठीक है, अब इस डेफिनेशन को समझो कि सर क्या बोल दिया, कुछ समझ में नहीं आया। देखो ध्यान से, ऐसे केमिकल्स जो वाटर में डिसॉल्व करते ही सिर्फ H पॉजिटिव को फर्निश करते हैं। समझ में आया? पॉजिटिव चार्ज ना तो वो Na पॉजिटिव हो, ना Zn2 पॉजिटिव हो, ना Al3 पॉजिटिव हो, ना Fe2 पॉजिटिव हो, ओनली क्या हो? H पॉजिटिव। जैसे ही उसको सॉल्यूशन में डाला उसने H पॉजिटिव फर्निश कर दिया, हम उनको क्या कहते हैं? एसिड कहते हैं। यही इसकी मेन डेफिनेशन है। बाकी सब तो उसकी प्रॉपर्टीज, जैसे सॉरिन टेस्ट हम बोल देंगे ये इसकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो डेफिनेशन यही है कि द केमिकल विच फर्निशेस H पॉजिटिव एज ओनली पॉजिटिव चार्ज इन एक्वस सॉल्यूशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। जैसे कोई भी एसिड है वो क्या फर्निश करता है? कोई भी एसिड H पॉजिटिव फर्निश करता है किसके अंदर? एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, अब H पॉजिटिव जो होता है ये काफी अनस्टेबल होता है। ठीक है, और अनस्टेबल चीजें हमने डिस्कस किया है हमेशा क्या होना चाहती है? स्टेबल होना चाहती है। तो ये वाटर में प्रेजेंट H2O के साथ, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेते हैं? H3O पॉजिटिव। क्या बना लेते हैं? H3O पॉजिटिव, और इसी को हम कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। क्या कहते हैं? हाइड्रोनियम आयन। और यही रिस्पॉन्सिबल होता है एसिड के एसिडिक कैरेक्टर के लिए। ठीक है, अगर आप बोलोगे एसिड क्यों है, कैसे पता करेंगे कि ये एसिड है, तो क्या करता है वो, जब भी H3O पॉजिटिव एक्वस सॉल्यूशन के अंदर वो बना ले, वही क्या कहलाता है? एसिड कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गया? सभी जितने भी केमिकल है अदर देन एसिड नहीं बना सकते। अदर देन एसिड वो दूसरे आयन्स उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, वो फर्निश करना स्टार्ट कर देते हैं। बट एसिड जो है वो सिर्फ क्या करते हैं? H पॉजिटिव फर्निश करते हैं सॉल्यूशन के अंदर, और H2O से रिएक्ट करके वो बना लेते हैं H3O पॉजिटिव। ये स्टेबल होता है और यही इंडिकेशन है कि वो एसिड है। क्लियर है? जैसे किसी एसिड की बात करें हम लोग HCl। ठीक है, HCl एक एसिड है, तो HCl जब वाटर के अंदर इसको डिसॉल्व करोगे तो क्या बनेगा? ये H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, इस तरीके से फर्निश करेगा। अब ये जो H पॉजिटिव है ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बना लेगा? H3O पॉजिटिव। समझ में आया? अच्छा, H पॉजिटिव रिलीज कर दिया और H3O बना लिया, तो इस H3O का जितना कॉन्सेंट्रेशन है ये डिसाइड करता है कि कोई एसिड स्ट्रॉन्ग है या वीक है। आपने बचपन में या प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा एसिड के बारे में कि कुछ एसिड स्ट्रॉन्ग होते हैं, कुछ एसिड वीक होते हैं। तो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है? जिनमें H3O पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो। जब H3O पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है वी कॉल देम स्ट्रॉन्ग एसिड। अभी हम टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये एक एसिड की बेसिक डेफिनेशन। बाकी आप एसिड को बोल सकते हो कि सबसे पहला तो आपने पढ़ लिया विचार सॉरिन टेस्ट, फिर आप बोल सकते हो हैव pH लेस देन 7, जिनकी pH 7 से कम हो। pH क्या होती है? pH एक स्केल होती है जो एसिड की स्ट्रेंथ को मेजर करती है, जो कि 0 से लेके 14 तक होती है। 0 से लेके 14 तक होती है एक स्केल, जिसमें 7 से नीचे सारे क्या होते हैं? एसिड। 7 से ऊपर 14 तक कितने होते हैं? सारे बेस। और 7 होता है न्यूट्रल। लाइक हमने विबग्योर देखा था ना, उसमें ऐसा ही कुछ होता है। और हमारे अभी टॉपिक में आने वाला है, इसको हम और डिस्कस करेंगे। सेकेंड, इट न्यूट्रलाइजेस बेस। इट न्यूट्रलाइजेस बेस। ठीक है, और क्या होता है?
ये कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें हम एसिड के अंदर पढ़ सकते हैं कि एसिड क्या होता है। सबसे बेसिक तो सोरेन टेस्ट, तो हर एसिड को हम टेस्ट तो नहीं कर सकते, तो और कोई टेक्निकल डेफिनेशन तो होना चाहिए, तो हमारे पास है टेक्निकल डेफिनेशन। क्या है वो? ऐसे केमिकल्स विच फर्निशेस H पॉजिटिव एज ओनली पॉजिटिव चार्ज इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, ना तो वो Na पॉजिटिव हो, ना Fe2 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव, Zn2 पॉजिटिव, कोई भी अदर देन H पॉजिटिव नहीं होना चाहिए। उनको हम क्या कहते हैं? एसिड कहते हैं। ठीक है, नाउ एसिड जैसे देखो H पॉजिटिव H2O से रिलेट करके H3O बना है, हाइड्रोनियम। H पॉजिटिव क्या होता है? काफी अनस्टेबल होता है, तो ये फटाक से H2O के साथ रिएक्शन करके बना लेता है। और एसिड की और ये तीन प्रॉपर्टीज होती है जिनकी pH क्या होती है? 7 से कम होती है। बेसिस को ये न्यूट्रलाइज करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। हम अब डिस्कस करेंगे एसिड के टाइप्स के बारे में कि टाइप्स ऑफ एसिड कितने होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एसिड्स के बारे में। ठीक है, अभी तक हमने पढ़ लिया एसिड क्या होते हैं और उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। प्रॉपर्टीज हम आगे पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन हमने एसिड का पढ़ लिया। अब हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ एसिड्स। एसिड्स कितने टाइप के होते हैं? तो सबसे पहली कैटेगरी बेटा उसमें आती है ऑर्गेनिक एसिड्स या नेचुरली अकरिंग एसिड्स। ऐसे एसिड्स जिनको हमें नेचर से डायरेक्ट मिल जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड में जैसे सबसे पहला है विनेगर। विनेगर मैंने आपको बताया था कि जो चाइनीज वगैरह में डलता है ना, जो सोर टेस्ट देता है उसको हम विनेगर कहते हैं। दे आर एडिबल, ऑल दिस ऑर्गेनिक एसिड्स आर एडिबल, वी कैन टेक इन आवर बॉडी। ठीक है, तो विनेगर इसको कहते हैं, इसका केमिकल नेम क्या है? इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड इसका IUPAC नेम है। ठीक है, इसका कॉमन नेम होता है एसिटिक एसिड। ठीक है, इथेनोइक एसिड को हम एसिटिक एसिड भी कह सकते हैं। तो इसके सारे नेम्स आपको याद रखना है। विनेगर इसका कमर्शियल नेम है। ठीक है, इसको मतलब कॉमनली मार्केट में आपको विनेगर के रूप में ये मिलता है। IUPAC नेम इसका इथेनोइक एसिड है, कॉमन नेम इसका एसिटिक एसिड है एंड दिस इज द केमिकल फॉर्मूला CH3COOH। ठीक है, नेक्स्ट है एंड स्टिंग। जो एंड स्टिंग में होता है आपका, एंड स्टिंग में मीथेनोइक एसिड होता है। ठीक है, ये इथेनोइक एसिड है, ये मीथेनोइक एसिड है। ये कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर नंबर 4 में हम इनके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे कि इसको ऐसा ही क्यों लिखा जा रहा है, इसको ऐसा क्यों नहीं लिखा HCO2H। ठीक है, ऐसा ही क्यों लिख रहे हैं इस तरीके से, ये सारी चीजें आपको चैप्टर नंबर 4 में समझने को मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है लेमन एंड ऑरेंज। इन दोनों में साइट्रिक एसिड होता है। ठीक है, मैं बोलते हैं ना साइट्रस फ्रूट खाना चाहिए, अच्छा होता है, फैट को कट करता है। ठीक है, नेक्स्ट है टर्मरिन, इमली। टर्मरिन में कौन सा एसिड होता है? टार्टरिक एसिड। ठीक है, कभी कभी हम लोग को जब सोर फ्लेवर ऐड करना होता है हमारे फूड इंग्रेडिएंट्स में, तो हम इन चीज़ों को मार्केट से लेकर आते हैं। ठीक है, या फिर जैसे आपको कुछ घर में प्रिपेयर करना है तो आप टर्मरिन से उसको सोर टेस्ट दे सकते हो। ठीक है, जैसे टोमेटो, टोमेटो में कौन सा होता है? ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, इनके अंदर क्या होता है? ऑक्सैलिक एसिड। कर्ड के अंदर क्या होता है? लैक्टिक एसिड। ठीक है, कर्ड कैसा टेस्ट देता है? खट्टा टेस्ट देता है ना। मिल्क में, मिल्क से जब कर्ड होता है, कर्डिंग जो प्रोसेस होती है, तो लैक्टिक एसिड के कारण ये प्रोसेस होती है। तो दीज आर द ऑर्गेनिक एसिड विच वी गेट फ्रॉम नेचर, हमें नेचर से मिलते हैं। नेचुरल एसिड्स होते हैं जिनके हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी, इसको हमने बनाया नहीं है। ठीक है, इसको हमने लेबोरेटरी में प्रिपेयर नहीं किया, ये हमें नेचर से मिले हैं। बट कुछ एसिड्स ऐसे होते हैं जिनको हम लेबोरेटरी में प्रिपेयर कर सकते हैं, जिनको हम कहते हैं मिनरल एसिड, या फिर हम इनको क्या कह सकते हैं? इनऑर्गेनिक एसिड। इनको मिनरल एसिड या इनऑर्गेनिक एसिड भी कह सकते हैं। ठीक है, इसमें से बहुत सारे एग्जांपल्स आपके देखे हुए होंगे, जैसे आपने HCl का नाम सुना होगा, H2SO4 का नाम सुना होगा। ठीक है, और क्या होता है?
ठीक है। और क्या होता है H2CO3, H2S, HNO2, है ना। ये सारे एसिड्स जो होते हैं इनको हम लेबोरेटरी में सिंथेसाइज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मिनरल्स, दैट इज व्हाट दे आर कॉल्ड मिनरल एसिड या फिर इनऑर्गेनिक एसिड। जैसे इनके नेमिंग अगर हम करें तो इसका क्या होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये क्या होगा, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। HNO3 क्या होगा, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। H2CO3 क्या होगा, कार्बोनिक एसिड, ठीक है। H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। आपको एसिड के जैसे दिख नहीं रहा है, मतलब जैसे आप कॉमनली इसका नेम सुना नहीं होगा, बट इट इज एसिडिक इन नेचर। ओके, HNO2 नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड, ठीक है। ये सारे एसिड ऐसे होते हैं जिनको हम लेबोरेटरी में सिंथेसाइज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एक और एसिड है आपका H3PO4, ठीक है, और एसिड है H2PO4, ठीक है। तो ये सारे आपके एसिड्स होते हैं जिनको हम लेबोरेटरी में बना सकते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, मिनरल एसिड्स। ये हमारे लिए सारे इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं, HCl हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, H2SO4 आपके कोर्स में है, HNO3, H2CO3, ठीक है। ये चार एसिड्स जो हैं हमको जनरली आपको देखने को मिल जाएंगे जब आप रिएक्शंस वगैरह कराओगे, तो यही चार एसिड आपको मिलते रहते हैं, ठीक है। तो ये दो कैटेगरी थी। नेक्स्ट कैटेगरी हमारी आती है इसकी स्ट्रॉन्ग एसिड या वीक एसिड। आपने इसके बारे में सुना जरूर होगा कि कुछ एसिड कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, कुछ एसिड कैसे होते हैं, वीक होते हैं। तो स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड क्या होते हैं, किस पे डिपेंड करता है ये। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं, जिसमें H पॉजिटिव आयन का कंसेंट्रेशन ज्यादा हो, उसको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स, ठीक है। इनमें से ही कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड है, कुछ वीक एसिड्स हैं। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड, तीसरी कैटेगरी को हम देखें तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या क्या होते हैं, कौन कौन से होंगे, जैसे यहाँ पर HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, HNO3 इज स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। फिर वहीं आपका HNO3 हो गया। फिर यहाँ से आपके वीक एसिड चालू हो जाते हैं। जैसे ये स्ट्रॉन्ग एसिड हो गए, ये तीन स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, मतलब इतने स्ट्रॉन्ग है कि अगर आपके हथेली पे गिर जाए तो ये उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। दे आर हाईली कोरोसिव, ऐसा कहा जाता है कि काफी कोरोसिव नेचर के होते हैं ये, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स ये हो गए। वीक एसिड्स कौन से हो गए आपके, चौथी कैटेगरी को हम देखें अगर, तो वीक एसिड, वीक एसिड इनमें से ही कुछ होंगे। जैसे H2CO3 ये आपका काफी वीक एसिड है, H2CO3 वीक एसिड है। CH3COOH ये भी वीक एसिड है, HCOOH ये भी वीक एसिड है। और सारे ऑर्गेनिक एसिड जितने भी हमने देखे थे सारे कैसे होते हैं, माइल्ड और काफी वीक एसिड होते हैं, मतलब इतने वीक सो दैट वी कैन कंज्यूम देम, ठीक है। तो ये हमारी कैटेगरी थी टाइप्स ऑफ एसिड्स के बारे में। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं बेसिसिटी ऑफ एसिड्स के बारे में। ये क्या बोल दिया सर, एसिड की बेसिसिटी होती है क्या? यस, एसिड्स की बेटा बेसिसिटी होती है, ठीक है। तो अब हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं, बेसिसिटी ऑफ एसिड्स की। चलिए, बेसिसिटी से पहले हम लोग देख लेते हैं कि डाइल्यूशन क्या होता है, ठीक है। कभी कभी ये आ जाता है, क्वेश्चन यहाँ से आता है कि डाइल्यूशन के समय हमें क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। तो डाइल्यूट एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड एसिड क्या होते हैं? डाइल्यूट एसिड वो होते हैं जिसमें वाटर हम ऐड करते हैं और उस एसिड की स्ट्रेंथ को रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है। बाय एडिंग वाटर हम उस एसिड की स्ट्रेंथ को रिड्यूस कर देते हैं। अभी हमने पहले पढ़ा इससे पहले कि स्ट्रॉन्ग एसिड
क्या होता है, और वीक एसिड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड। ऐसे एसिड होते हैं जिनकी अंदर H पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है। तो अगर H पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन हम कम कर दें, कम करने का मतलब ये नहीं कुछ में से H पॉजिटिव निकाल लें, हम पर यूनिट सॉल्यूशन मतलब विद रिस्पेक्ट टू होल सॉल्यूशन अगर हम H पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन कम कर दें तो हम उसको क्या कर देते हैं, इस प्रोसेस से डाइल्यूट कर देते हैं। डाइल्यूशन की प्रोसेस में हम क्या ऐड करते हैं, वाटर। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, सपोज एक बीकर में हमने HCl लिया, ठीक है, इसके अंदर हमने HCl लिया और फर्ज करो कि यहाँ पर 1000 जो है मॉलिक्यूल थे या 1000 जो थे H पॉजिटिव आयन थे। ठीक है, 1000 H पॉजिटिव आयन थे। इसके अंदर हमने क्या किया, अब इस सॉल्यूशन में सिर्फ वाटर ऐड किया। मतलब अभी इस सॉल्यूशन में क्या है, कॉन्सेंट्रेशन कितना है, सिर्फ और सिर्फ HCl है। ठीक है, और HCl में भी H पॉजिटिव कितने हैं, 1000। मतलब पूरे सॉल्यूशन में H पॉजिटिव की बात करूं मैं तो कितने अभी, मतलब अगर मैं इसको केस 1 की बात करूं तो केस 1 में कितने 1000 H पॉजिटिव है। ठीक है, 1000 H पॉजिटिव आपके पास अभी अवेलेबल है। फिर हमने जब वाटर ऐड किया, सपोज हमने क्या किया, 4000 मॉलिक्यूल्स जो है वाटर के ऐड कर दिए। ठीक है, तो अब टोटल सॉल्यूशन कितना हो गया, 4000 प्लस 1000 कितना हुआ, 5000। ठीक है, अब 5000 टोटल सॉल्यूशन हो गया। अब टोटल सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में आपका H पॉजिटिव कितना है, आपने H पॉजिटिव के साथ कुछ भी नहीं किया, ना उसको कम किया ना ज़्यादा किया, ये बस उतना ही है, हमने बस वाटर ऐड किया। तो अगर इस बार आप कॉन्सेंट्रेशन निकालोगे तो कॉन्सेंट्रेशन H पॉजिटिव का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कैसे, विद रिस्पेक्ट टू होल सॉल्यूशन। समझ में आया, विद रिस्पेक्ट टू होल सॉल्यूशन। अरे ये सिंपल है, देखो अभी मैंने क्या किया, अभी सपोज आपकी क्लास में बैठे हैं 6 स्टूडेंट, आपकी क्लास के बैठे हैं, सपोज 6 स्टूडेंट 10th क्लास के बैठे हुए हैं इस पूरी क्लास में। तो अभी टोटल कॉन्सेंट्रेशन किसका ज़्यादा है, क्लास 10th का ज़्यादा है, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं कितने हैं, क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं। अब मैंने क्या किया, 6 के भी स्टूडेंट्स को यहाँ बिठा दिया, 9th के भी स्टूडेंट्स को बिठा दिया, 10th के भी स्टूडेंट्स को बिठा दिया और करीबन यहाँ पे 30 स्टूडेंट्स हो गए। अब मैंने बच्चों को पूछा कि भैया अब बताओ सबसे ज़्यादा कौन सी क्लास के हैं। ठीक है, या फिर दूसरी बात करूं मैं कि 10th क्लास के बच्चे कितने हैं, तो 30 बच्चों में मात्र 6 बच्चे आपके किस क्लास के, 10th क्लास के। तो पूरी क्लास के रिस्पेक्ट में आपकी संख्या क्या हो गई, कम हो गई। बट अगर आप क्लास में सिर्फ आपकी क्लास बैठी हुई थी, मतलब 10th क्लास के 6 बच्चे बैठे हुए थे, तो आपकी स्ट्रेंथ ज़्यादा थी। मतलब आप अगर विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन की बात करोगे तो आपका कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा। बहुत बारीक चीज़ है। और यही क्या होता है डाइल्यूशन की प्रोसेस में। डाइल्यूशन में क्या होता है, व्हाइल डाइल्यूटिंग वी आर रिड्यूसिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन, विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन, पूरे सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में हम उसका कॉन्सेंट्रेशन कम कर देते हैं, तो इसको कहते हैं डाइल्यूशन। ठीक है, ये ध्यान रखना। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है कि व्हाइल डाइल्यूशन what should be done, acid should be added to water और water should be added to acid। मतलब क्वेश्चन है कि हमें डाइल्यूशन की समय क्या करना चाहिए, एसिड को वाटर में डालना चाहिए या वाटर को एसिड में डालना चाहिए। तो सोचो इसका जवाब क्या होगा। अगर आप, इसका जवाब ये है, अगर आप वाटर को एसिड के अंदर डालोगे तो दैट एसिड विल स्प्लैश आउट एंड विल हर्ट यू, आपके हाथ पैर पे गिर सकता है और आपको कोरोसिव होता है एसिड, तो आपको हर्ट कर सकता है, वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो फिर क्या किया जाए, जिसकी प्रोसेस होती है डाइल्यूशन की, क्या करते हैं हम लोग ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर के अंदर एसिड डालते हैं। क्या करते हैं, ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड डालते हैं, किसके अंदर, वाटर के अंदर, और कंटिन्यूस उसको स्टिर करते रहते हैं। बिकॉज एडिंग एसिड इनटू वाटर इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन,
तो हम क्या करते हैं, इसको स्टिर करते रहते हैं ताकि वो रिएक्शन जो है उतनी ज़्यादा वॉयलेंट ना हो और आसानी से हमारा वो एसिड भी डाइल्यूट हो जाए और हमें नुकसान भी नहीं पहुंचे। तो डाइल्यूशन में क्या किया जाता है, ये ध्यान रखो, डाइल्यूशन के समय एसिड इज एडेड टू वाटर। और कैसे? ड्रॉप बाय ड्रॉप विथ कंटिन्यूस स्टिरिंग। मतलब आप उसको कंटिन्यूस स्टिर करते रहो तो आपका कहीं जाके वो डाइल्यूशन होगा ठीक तरीके से। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं बेसिसिटी की, कि बेसिसिटी क्या होती है एसिड की। ठीक है, तो यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है, इस डेफिनेशन को देखो। बेसिसिटी ऑफ एसिड इज द नंबर ऑफ आयोनाइजेबल H पॉजिटिव आयंस इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एसिड। मतलब वन मॉलिक्यूल ऑफ एसिड अगर है तो उसमें नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन कितने फर्निश हो रहे हैं, कितने आयोनाइज हो रहे हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, बेसिसिटी ऑफ एसिड। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल लें HCl का, तो HCl में कितने H पॉजिटिव निकलेंगे, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव फर्निश होंगे, तो कितने H पॉजिटिव हैं इसमें, 1 H पॉजिटिव। ठीक है, कितने H पॉजिटिव है, 1। तो इसको हम क्या कहेंगे, मोनोबेसिक। मोनो मीन्स 1 और बेसिक मीन्स बेसिसिटी, तो ये क्या हो जाएगा, मोनोबेसिक एसिड। ठीक है, मतलब इसकी बेसिसिटी क्या हो गई, 1, क्योंकि इसने 1 पॉजिटिव H पॉजिटिव को क्या किया है, फर्निश किया है, आयोनाइज किया है। तो डेफिनेशन देखो, बेसिसिटी ऑफ एसिड की क्या होती है, नंबर ऑफ आयोनाइजेबल H पॉजिटिव आयन इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एसिड। एसिड के वन मॉलिक्यूल में जितने नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन आयोनाइज होंगे उन्हीं को हम क्या कहते हैं, बेसिसिटी। चलिए इसमें देखो, H2CO3 में कितने होंगे, 2H पॉजिटिव। ठीक है, तो इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी, जैसे इसकी बेसिसिटी कितनी हो गई, 1, इसकी बेसिसिटी कितनी हो गई, 2, तो इसको हम क्या कहते हैं, डायबेसिक। ठीक है, डाई मतलब 2, तो इसको हम क्या कहेंगे, डायबेसिक एसिड। ठीक है, ये मोनोबेसिक है क्योंकि एक H पॉजिटिव रिलीज कर रहे हैं, ये 2 H पॉजिटिव रिलीज कर रहा है, इसलिए इसको डायबेसिक कहेंगे, डायबेसिक। ठीक है, नेक्स्ट H2SO4 कितने H पॉजिटिव रिलीज करेगा, H2SO4 अगेन 2 करेगा। ठीक है, 2 H पॉजिटिव रिलीज होते हैं ना यहाँ से, तो अगेन ये क्या कहलाएगा, डायबेसिक एसिड। क्या कहते हैं इसको, डायबेसिक एसिड। HNO3 कितना करेगा, 1 H पॉजिटिव। ठीक है, HNO3 1 H पॉजिटिव करेगा, तो इसको क्या कहेंगे, मोनोबेसिक। ठीक है, और H2SO3 कितना करेगा, 2 अगेन, तो इसको क्या कहेंगे, डायबेसिक। तो आप बोलोगे सर ये तो वही हो गया ना, जितने हाइड्रोजन इसके अंदर है उतने ही वो क्या हो गए, उसकी बेसिसिटी। दैट इज नॉट इन ऑल द केस, सारे केसेस में चीज अप्लाई नहीं होती है। ठीक है, चलो इन केसेस में अप्लाई हो गई, हमारी किस्मत थी। बट यहाँ पे देखो, इन केसेस की बात करें तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन कितने हैं, 3 + 1 4, टोटल 4 हाइड्रोजन है। तो अगर हम ये फॉर्मूला अपनाएं या इस थीम पे चले तो इसकी बेसिसिटी कितनी होना चाहिए थी, 4 होना चाहिए थी। बट एक्चुअली में इसकी बेसिसिटी कितनी होती है, एक्चुअली में इसकी बेसिसिटी होती है बेटा 1, दैट इज मोनोबेसिक। सो इथेनोइक एसिड हमने अभी पढ़ा था ना, विनेगर, एसिटिक एसिड, ये वही है, CH3COOH। तो इसका स्ट्रक्चर जो है वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम इसको देखें तो ये स्प्लिट कैसे होता है, ये स्प्लिट इस तरीके से होता है, CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। तो कितने H पॉजिटिव रिलीज हुए या कितने H पॉजिटिव आयोनाइज हुए, ओनली 1। तो ये बेसिसिटी इसकी हो गई 1, तो हम इसको कहेंगे क्या, मोनोबेसिक। ठीक है, हम इसको कहेंगे मोनोबेसिक। अब ऐसा क्यों हुआ सर, इसमें तो 4 हाइड्रोजन है तो रिलीज क्यों नहीं हो रहे, ठीक है, आयोनाइज क्यों नहीं हो रहे,
बिकॉज इट्स स्ट्रक्चर बेटा, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, CH3 COOH, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है। देखो फॉर्मूला बन गया वापस से, CH3 COOH बन गया स्ट्रक्चर इसका। अब ये जो 3 हाइड्रोजन हैं ये यहाँ से निकल नहीं सकते, ठीक है, ये रिलीजेबल हाइड्रोजन नहीं है। फिर ये जो हाइड्रोजन है एक्चुअली ये रिलीजेबल हाइड्रोजन है, ये फर्निश हो सकता है। क्यों हो सकता है? बिकॉज ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव। ऑक्सीजन क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव को क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा अपनी तरफ, जैसे ही ये गेन करेगा तो ये H पॉजिटिव यहाँ से रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा फिर? ये CH3 COO नेगेटिव रह गया और H पॉजिटिव रिलीज हो गया, तो क्या बच जाएगा? CH3 COO नेगेटिव, ये पार्ट रह गया और क्या रिलीज हो गया? H पॉजिटिव। तो ये जो 3 हाइड्रोजन हैं ये क्यों नहीं रिलीज हुए? बिकॉज कार्बन इज नॉट दैट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दैट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन नहीं होता, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन्स को खींच नहीं पाता, तो ये रिलीज नहीं हो पाता। समझ में आया? मतलब इससे इलेक्ट्रॉन छीन लेना है, इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन छीन लेना है, तो ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन छीनेगा तभी तो भाग पाएगा। तो ऐसा इन केसेस में नहीं हो पाता, सिर्फ इस केस में होता है, इसलिए इसके हाइड्रोजन क्या हो जाते हैं? रिलीज हो जाते हैं। सेम विथ मिथेनोइक एसिड। समझ में आया सबको? क्लियर है बच्चों? देखो सिंपल सा लॉजिक है बेटा, अगर इसको इस तरीके से देखो कि जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अटैच है सिर्फ वही रिलीज होगा। देखो ऑक्सीजन के साथ कितने अटैच हैं? 1, इसलिए कितने H पॉजिटिव रिलीज हुए? 1। समझ में आया? अब बाकी स्ट्रक्चर्स को देखोगे तो आपको ये गणित समझ में आ जाएगा। क्या ध्यान रखना है? ऑक्सीजन के साथ कितने हाइड्रोजन अटैच है वही उसकी हो जाएगी बेसिसिटी। जैसे इसके स्ट्रक्चर को देखें HCOOH को, तो इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है। ये देखिए यहां पे क्या हो जाएगा? ये हाइड्रोजन लग गया आपका, तो क्या हो गया? HCOOH, 1 कार्बन है इसलिए हम उसको क्या कहते हैं? मीथेनोइक एसिड, ठीक है। अब इसको देखो, हाइड्रोजन जो है वो किसके साथ अटैच है? ऑक्सीजन के साथ यहां पर, और ये हाइड्रोजन कार्बन के साथ है। हमने अभी पढ़ा जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अटैच होता है वो रिलीज हो जाता है, जो कार्बन के साथ है वो रिलीज नहीं होगा। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कौन है? 1 हाइड्रोजन, तो ये क्या हो जाएगा? रिलीज हो जाएगा, और क्या बच जाएगा इसके पास? H पॉजिटिव। तो ये भी कैसा हो गया? मोनोबेसिक एसिड। समझ में आ गया? तो ये इसके स्ट्रक्चर में पूरा इसका गेम है। समझ में आया? पूरा लॉजिक इनके स्ट्रक्चर्स में। तो ये भी कैसा हो गया? मोनोबेसिक, ठीक है, मोनोबेसिक। चलिए अब H3PO4 की बात करते हैं। H3PO4 का स्ट्रक्चर कैसे होता है? H3PO4 का स्ट्रक्चर बेटा इस तरीके से होता है। ठीक है, देखो फॉर्मूला बन गया पूरा। H3 3 हाइड्रोजन, PO4 4 ऑक्सीजन है। तो इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है। देखो ये डबल बॉन्ड O जब भी होता है इसको ऑक्सी एसिड्स कहते हैं। डबल बॉन्ड O जब भी आता है उनको ऑक्सी एसिड्स कहते हैं, ठीक है। तो ऑक्सी एसिड में अब ध्यान रखो ऑक्सीजन के साथ कितने हाइड्रोजन अटैच है। देखो ऑक्सीजन के साथ 1 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के साथ दूसरा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के साथ तीसरा हाइड्रोजन। तो ये तीनों क्या हो जाएंगे? यहाँ से रिलीज हो जाएंगे। क्यों? इनके इलेक्ट्रॉन छीन लिए किसने? ऑक्सीजन ने। क्यों? बीइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। तो इन्होंने जैसे इलेक्ट्रॉन खींचे ये क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा H पॉजिटिव बन के। इसने इलेक्ट्रॉन खींचे H पॉजिटिव बन के बाहर, इसने इलेक्ट्रॉन खींचे H पॉजिटिव बन के बाहर। कितने H पॉजिटिव रिलीज हुए? 3, ठीक है। तो ये क्या हो गया? 3
एसिड H पॉजिटिव रिलीज हुए तो ये हो गया ट्राई बेसिक एसिड, ठीक है, ट्राई बेसिक एसिड। मतलब टोटल बात छुपी कहाँ है, इनके स्ट्रक्चर में छुपी हुई है, समझ में आ गया। और यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, जितने हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अटैच है वो रिलीज हो जाएंगे, ठीक है। चलिए लास्ट स्ट्रक्चर को देखते हैं, H3PO3 को, ठीक है। हाइड्रोजन तो 3 है बट इस बार ऑक्सीजन सिर्फ 3 है, पिछले में कितने थे, 4। तो हम इसको देख लेते हैं, P डबल बॉन्ड O ऑक्सी एसिड, ठीक है। एक हाइड्रोजन डायरेक्ट अटैच हो गया क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है, दूसरा हाइड्रोजन इस तरीके से, तीसरा हाइड्रोजन इस तरीके से, फॉर्मूला बन गया H3PO3, समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ कितने अटैच हैं, 1 and 2। क्या ये ऑक्सीजन के साथ अटैच है, नहीं, ये तो फास्फोरस के साथ अटैच है। अब फास्फोरस के साथ अटैच है तो क्या ये रिलीज होगा, बिल्कुल भी नहीं। तो ये इसके साथ रह जाएगा और रिलीज क्या हो जाएगा, ये दोनों, तो 2 H पॉजिटिव रिलीज हो गए। तो यहाँ पर कितनी बेसिसिटी हो गई इसकी, 2। तो ये क्या हो गया, डायबेसिक, समझ में आया। तो दिस इज कॉल्ड बेसिसिटी ऑफ एन एसिड, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पर इन केसेस में तो आप देखो डायरेक्ट जितने हाइड्रोजन हैं उतने ही उसकी बेसिसिटी होती है, बट इन दिस केस द बेसिसिटी वेरीज एज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन जितने हैं एग्जैक्टली उतनी बेसिसिटी नहीं होती। तो रिमेंबर दिस केसेस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ एसिड एंड दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, ठीक है। थैंक यू बच्चों। अगर लेक्चर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब, अगर आप नए मेंबर हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। देखिए बच्चों, इससे हमारी एनर्जी बढ़ती है, ठीक है। हम इतना मेहनत करते हैं यहाँ पर और व्यूज कम आते हैं तो वी फील सो डिसअपॉइंटेड। तो प्लीज हमारी एनर्जी को बरकरार रखने के लिए लाइक, शेयर, कमेंट करते रहिए। जो भी आपको यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।